सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 22वें राज्य स्तरीय यमुना घाटी खेल और सांस्कृतिक विकास मेले में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक विकास मेले को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा, मैं विकास बूढ़ी दिवाली बगवाल की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज यमुना घाटी खेल और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। ऐसे कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में होते हैं। हमारी सरकार ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देती है। विकास बूढ़ी दिवाली बगवाल के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि भगवान श्री राम की सब पर कृपा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और विशेषकर आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह जो हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी हैं, खेलों के आयोजन भी हैं। ये इस प्रकार के समारोह, इस प्रकार के आयोजन हमारे सीमांत क्षेत्रों के बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में और छोटे स्थानों से भी अनेक बड़ी प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, उनको एक मंच प्रदान करते हैं, उनके खेलों के क्षेत्र में उनका विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजनों को हमारी सरकार भी प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दे रही है और इन आयोजनों को हर प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेल भी राज्य के अंदर आयोजित होने वाले हैं, जो हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ की खेल प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उधर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भव्य ड्रोन शो और गंगा दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते नजर आए। इसके तहत सीएम धामी ने सबसे पहले पूजन कर गंगा आरती की, उसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ ही गंगा दीपोत्सव का आगाज हो गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गंगा तट पर दीप जलाकर श्रद्धा व्यक्त की। आकाश में रंग बिरंगी रोशनी से सजे 500 ड्रोन के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन हुआ। वहीं भव्य ड्रोन शो कार्यक्रम के बाद भजन गायक कन्हैया मित्तल की भजन संध्या भी हर की पैड़ी पर आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने भजनों से समा बांधा। कन्हैया मित्तल ने एक से एक बढ़कर भजन सुनाए, श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया और भक्ति में वहां पर माहौल हो गया। कन्हैया मित्तल ने अपने प्रसिद्ध भजनों के जरिए भक्ति गीतों की ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद तमाम दर्शक भक्ति भावना में सराबोर हो गए। रजतोत्सव और दीपोत्सव के रूप में हमें बहुत बड़े पैमाने पर हम इसको मनाना चाहते थे, लेकिन पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में जो हमारे राज्य के 36 लोगों की जान चली गई, उसके कारण से हम इसको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और दीपोत्सव के रूप में एक संकल्प लेते हैं कि इन 25 सालों में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2 दिन पहले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक संदेश भी दिया है, अपेक्षा भी की है कि हम सब मिलकर राज्य को, उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ में हर एक उत्तराखंड वासी को अपनी सहभागिता करनी है। सभी का कंबाइंड एफर्ट था। एक प्रेरणा मिली हमें हरिद्वार की जनता से, गंगा सभा से, यहाँ के समाज से, ताकि हम ऐसा भव्य कार्यक्रम यहाँ करा पाए। साथ ही हमारी प्राधिकरण की टीम ने काफी मेहनत करी स्टेडियम के इनॉग्रेशन में, और ये सभी लोगों का प्यार है कि हम लोग ये कर पाए हैं। आप देख सकते हैं केबल ब्रिज की लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई है, डाम कोटी की भी लाइट स्टार्ट हो गई है, चंडी ब्रिज की भी हमने लाइट स्टार्ट कर दी है, फसाड लाइटिंग। ऐसे हम हर की पौड़ी को हम आशा करते हैं प्राधिकरण अपने स्तर से और जिला प्रशासन भी अपने स्तर से और भव्य और विशाल। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास बगवाल उत्सव मनाया। दिवाली के 11 दिनों बाद उत्तराखंड के अंदर इगास बगवाल उत्सव का अलग ही महत्व है। बड़े पैमाने पर यह मनाया जाता है, इसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने इगास बगवाल की देशवासियों को बधाई दी। इस पर्व पर हर किसी के लिए जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी पहनी। बलूनी आवास पर मौजूद साधु संतों से उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी साधु संतों से आशीर्वाद लेते नजर आए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तुलसी के पौधे की पूजा की, इगास की ज्योति जलाई और आरती भी की। इगास उत्सव देवी नंदा देवी की आराधना के लिए मनाया जाता है। फसल उर्वरता और समृद्धि का जश्न इस दौरान मनता है
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सरकार के इस समारोह में उपस्थित नजर आए। वहीं हरिद्वार में खेल प्रेमियों को एक नई सौगात मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के रानीपुर विधायक आदेश चौहान की गेंद पर चौके छक्के लगाकर दर्शकों को वहां रोमांचित किया। यह स्टेडियम 9 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसमें डे नाइट मैच की सुविधाएं हैं। इस स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर सीएम धामी ने कहा, यह परियोजना हरिद्वार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने हरिद्वार वासियों को बधाई देते हुए बताया, पीएम मोदी द्वारा दिए गए उत्तराखंड का दशक का संकल्प को पूरा करने में ये स्टेडियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये उम्मीद उन्होंने जताई। इसके अलावा वो कहते नजर आए कि युवाओं में खेलों के प्रति एक नया विश्वास जागृत होगा। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही खेल प्रतिभाओं की भूमि के नाम से भी पहचाना जाएगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात लखनऊ में हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर लंबी चर्चा हुई। रितु खंडूरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को कोटद्वार में चल रहे विकास कार्यों से अवगत करवाया। साथ ही उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में भविष्य के विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच ये वार्ता उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच समन्वय बढ़ाने और आपसी सहयोग के उद्देश्य से भी काफी महत्वपूर्ण मानी गई। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और इनोवा कार की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से निकाला, अस्पताल पहुंचाया। कहा जा रहा है कार सवार सभी छात्र थे। हादसा इतना भयंकर था, भीषण था कि कार के पर खच्चे उड़ गए। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। कुछ छात्र दिल्ली और कुछ हिमाचल के बताए जा रहे हैं, जो ग्रुप में घूमने फिरने के लिए इस गाड़ी में सवार होकर निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये सफर उनका अंतिम सफर साबित होगा। दून हॉस्पिटल में कुल 5 शव पहुंचे हैं। इनमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी भी अस्पताल पहुंचे। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए। हरीश, कैसे हुआ ये भीषण सड़क हादसा और फिलहाल क्या अपडेट इस मामले को लेकर? चलो देखिए, जो हादसा हुआ ये ओएनजीसी चौक के पास हुआ है। देहरादून के राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक के पास करीब रात के 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो इसमें 6 लोग सवार थे, वो दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले थे। और जो इसमें 3 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। तो ये घूमने के लिए उत्तराखंड आए थे और ऐसे में अब इनकी वापसी हो रही थी। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, एक ट्रक की चपेट में आने से यह बड़ा हादसा हुआ। और हादसा इतना भयानक था कि वजह क्या रही? क्या कार ओवर स्पीड में थी? ड्राइवर को नींद आई, झपकी आई, क्या कुछ पता लग पाया है अभी तक? देखिए, असल पर ये पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। पुलिस खुद एसपी सिटी मौके पर पहुंचे थे। उन्हें एक चीज को यहाँ पर परखा। पुलिस जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी देखा जा रहा है। और जो सवार जो लोग थे इसमें, उनकी भी यहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही। हालांकि जो उनके जो शव हैं वो पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, जिसमें कि 5 लोगों के जो शव हैं वो दून अस्पताल में हैं और एक जो शव है वो इंद्रेश हॉस्पिटल में है। और यहाँ पर उनके जो परिवार वालों को उनको इत्तला की जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जो व्यक्ति एक इसमें नाजुक जिसकी हालत बनी हुई है, अभी गंभीर रूप से घायल हैं, उसका भी यहाँ पर उपचार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कार का जो हादसा है, जो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पूरी तरह से जो कार है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और जो इसमें सवार लोग थे उनका भी
बचना वाकई में जो जिस तरह से जो तस्वीरों में दिख रहा है, जो कार की हालत जो दिख रही है, उससे ये तो बहुत असंभव लग रहा था कि लोग इसमें बच पाएँगे और आपने देखा कि कितना भयानक ये हादसा था। लेकिन कहीं न कहीं अभी इसमें पूरी जाँच यहाँ पर की जा रही है। पुलिस एक-एक चीज़ को यहाँ पर देख रही है, उसके बाद ही पूरी चीज़ें स्पष्ट हो पाएँगी कि क्या असल वजह इसकी रही होगी। फिलहाल जो ठीक। ड्राइवर हैं ट्रक के वो अभी मौके से लापता है और उसकी यहाँ पर उसे खोज तलाशा जा लगातार रहा पुलिस है, कर ढूंढा रही है। जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वहीं उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दूरदराज के फरियादियों के लिए एक नई पहल शुरू की। उन्होंने काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए यहां पर बैठने का मन बनाया, यहां समय निकालने का मन बनाया। आज दर्जनों ग्रामीण और नगर क्षेत्र के फरियादी यहां एसएसपी के सामने अपनी फरियादें रखते नजर आए। एसएसपी ने पीड़ितों की फरियादें सुनी। बहुत से फरियादियों का मौके पर ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए। जनता ने उनकी इस कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। मणिकांत मिश्र ने अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर थानों में आता है तो उसकी फरियाद को प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जाना चाहिए। बताना चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने उधम सिंह नगर जनपद की कमान संभाली, उस दिन से लोगों की समस्याएं किस प्रकार की हैं, जो इनके प्रार्थना पत्र आते थे उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के उपरांत पता चला कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इस काशीपुर एरिया, जिसमें जसपुर, कुंडा, बाजपुर, इस एरिया के लोग हैं जो वहाँ आ पाने में, रुद्रपुर आ पाने में असमर्थ हैं और आते भी हैं तो उनको अपनी 2-3 दिन की कमाई इसमें लगानी पड़ती है और अपना समय गंवाना पड़ता है। उन लोगों के लिए मैंने हफ्ते में एक दिन मंगलवार को काशीपुर में एसपी काशीपुर के ऑफिस में बैठना निश्चित किया, जो आज से प्रारंभ हुआ है। और आज वो लोग जिनकी मुझे चिंता थी, उनमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ आए भी और अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा। अगली खबर हरिद्वार से है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 7 उप निरीक्षक और 3 अपर उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्रों में फेरबदल किया। लंबे समय से थानों में जमे दारोगाओं को भी दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जबकि जनपद में कुछ समय पहले ही आमद दर्ज कराने वाले दारोगाओं को भी थानों और कोतवाली में तैनाती दे दी गई। खानपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह को थाना कनखल और यहां से उप निरीक्षक भजराम चौहान को खानपुर भेज दिया गया। पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक मंसूर अली को कोतवाली रुड़की, मुनव्वर हुसैन को कोतवाली मंगलौर, महिला उप निरीक्षक पूनम प्रजापति को थाना झबरेड़ा रवाना कर दिया गया। तो 7 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है। एसएसपी की तरफ से इन दारोगाओं के तबादले के ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं और अलग अलग इनको अब पोस्टिंग दे दी गई। फिलहाल जल्द से जल्द इन दारोगाओं को अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। ये जो नए थाने इनको अलॉट किए गए हैं, जहां इनका ट्रांसफ़र किया गया है, वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। और आइए अब आपको सीधे रुद्रप्रयाग लिए चलते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन में। मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विशेषकर जो वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं के वादक भाइयों, मैं आप सबने मेरा ढोल दमाऊं बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर
मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया, लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम उन सपनों को धरातल पर उतारेंगे, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए। तो निश्चित रूप से हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में इस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं पिछले लंबे समय से, लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से लगातार काम करती रही है। आज उन्हें भी आपके समर्थन की आवश्यकता है। मैं देख रहा था जब वो भाषण करने आई थी तो वो इतनी भावुक हो रही थी कि आप सबसे अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। आप समझ सकते हैं, लगातार क्षेत्र में काम करने के बाद आज उनकी भी एक परीक्षा हो रही है, और इस परीक्षा में वो अकेले नहीं है। ये आप सब लोगों को समर्थन देना है, आप सब लोगों को आशीर्वाद देना है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारें केवल दिखाने के लिए हमारे अनुसूचित समाज की बात करती थी, शिल्पकार समाज की बात करती थी, लेकिन काम कुछ नहीं करती थी। अगर किसी ने काम किया है धरातल पर, किसी ने उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए किसी ने काम किया है, तो 2014 के बाद चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज हो, चाहे वो हमारा शिल्पकार समाज हो, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। आज चाहे कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आज अनुसूचित वर्ग हो या जनजातीय समाज हो, उनके विशेष हितों को ध्यान में रखकर आज अनेक योजनाएं देश और प्रदेश के अंदर बनाई जा रही हैं। पहली बार 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान सौंपा था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस संविधान दिवस को मनाने की प्रथा को प्रारंभ किया है। संविधान को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन को बाबा साहब से जुड़े हुए अनेक स्थल, कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिनको भव्य पंच तीर्थ का निर्माण अगर किसी ने करवाया, किसी ने देश की आजादी के बाद इस दिशा में सोचा, तो काम भी किसी ने नहीं किया, केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे एसटी वर्ग के उत्थान के लिए आम बजट में बढ़ोतरी करनी हो, या जो अनुसूचित वर्ग के उत्पीड़न के लिए कानून बना था उसको संशोधित करके और सख्त बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आदरणीय मोदी जी ने अनेक ऐसे काम किए हैं जिससे हमारे अनुसूचित और जनजाति के समाज के लोगों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से उनकी स्थिति हर दृष्टि से मजबूत हुई है। हर दृष्टि से उनको आगे आने का मौका मिला है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, तो आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या देश की आजादी के बाद कभी किसी ने सोचा कि अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर होना चाहिए? किसी ने नहीं सोचा भाइयों बहनों। 60 सालों तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, 60 सालों में नहीं सोचा गया। अगर किसी ने पहली बार सोचा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि रामनाथ कोविंद जी जो एक सामान्य अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए। तो अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी के संबोधन को। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पठन पाठन के साथ खेल गतिविधि भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा, प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाए ताकि कोई भी बच्चा जमीन पर ना बैठे। सभी स्कूलों में टीवी लगवाया जाए। सभी कक्षाओं में व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में झूले होने चाहिए, स्लाइड और इस तरह के खेल खिलौने होने चाहिए। सर्वांगीण विकास बच्चों का हो सके। कक्षाएं स्मार्ट होनी चाहिए। स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कक्षाओं को पेंटिंग के माध्यम से और आकर्षक बनाया जाएगा। अवगत ही है कि जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष शुरू किया गया है शिक्षा विभाग अंतर्गत, जिसमें हम ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जो बच्चे हैं, वो किसी भी तकनीक से या उपकरण से या हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे विहीन ना रहे। सो इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल्स के लेवल पे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है और वी आर ऑलरेडी मिडवे। हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 में से 4 ऑलरेडी संपन्न किए जा चुके हैं सभी स्कूल्स में। जैसे व्हाइट बोर्ड्स, सभी स्कूल्स में इस वक्त व्हाइट बोर्ड्स या तो रिप्लेस हो चुके हैं या किए जा रहे हैं। वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा, राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव खासकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था का जायजा लेने डीएम और एसएसपी खुद ग्राउंड जीरो पर उतर गए। दोनों ही अधिकारियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान डीएम और एसएसपी बाइक से घंटाघर, फवारा चौक, रिस्पना पुल, आईएसबीटी होते हुए कैंप कार्यालय पहुंचे। इस दौरान डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण भी किया। एम्स ऋषिकेश का 2 दिनों से सर्वर ठप पड़ा हुआ है, जिस वजह से सैकड़ों मरीज और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह हो चुका है कि किसी भी मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया जा सका। एम्स के जो पीआरओ हैं वो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। घमंड में डूबे पीआरओ ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। अस्पताल में मरीज बेहाल है, प्रशासन रवैया लेकिन लापरवाही भरा है और वो किसी सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। अस्पताल में मौजूद परिजन और मरीज कह रहे हैं कि 2 दिनों से जारी इस दिक्कत ने उनकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, कोई उनको सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं प्राइमरी विद्यालय रावली महदूद में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश चौहान उपस्थित रहे। आयोजित किए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की अपार भीड़ देखने को मिली, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा मरीजों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, हृदय संबंधित बीमारियों का इलाज किया गया। टीसीपीएल जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज के अंतर्गत हर वर्ष इसी गांव के अंदर इस तरह के हेल्थ चेकअप कैंप प्लस स्वास्थ्य शिविर वगैरह का आयोजन लगातार करती रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि इस गांव के अंदर क्राउड भी बहुत है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और टीसीपीएल पिछले मैं समझता हूँ कि 7-8 साल से 10 साल हो गए हैं टीसीपीएल को। मेरा भी हर कैंप में यहाँ पर आना हुआ है और आज इन्होंने इसके अंदर खाली। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के राजपुर में लगने वाले पीठ बाजार में जाम को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। कहा जा रहा है पीठ बाजार की वजह से लगने वाले जाम से परेशान होकर कुछ लोग आपस में ही भिड़ गए। मामला दोनों के बीच हाथापाई तक जा पहुंचा, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों पर आरोप है कि वे पीठ बाजार लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली करते हैं, जिससे जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा। घटना के समय पीठ बाजार के पास एक शादी समारोह का आयोजन हो रहा था, इस वजह से वहां पर और ज्यादा जाम
लग गया और दोनों पक्षों के बीच ये विवाद हो गया। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोग जो अपने आप को व्यापार मंडल के नेता बता रहे थे, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस ने संयम और सूझबूझ के साथ दोनों पक्षों को समझाने का जारी रखा। स्थिति को काबू में कर लिया गया।